हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग वेक्टर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग वेक्टर का पूरा हो चुका था थ्योरी, वेक्टर हम लोग पूरा पढ़े थे, लेकिन वेक्टर का क्वेश्चन नहीं हो पाया था। हम बोले भी थे कि मतलब वेक्टर का क्वेश्चन हम अलग से करवा देंगे। तो आज हम इस क्लास में 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन करेंगे हम लोग वेक्टर का। उसमें कुछ जेई मेंस लेवल का भी होगा, एक दो क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल का होगा, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपके बाकी बोर्ड पे है, कुछ क्वेश्चन नीट लेवल का भी होगा, ठीक है ना। कुछ हल्का क्वेश्चन भी होगा, ठीक है ना, कुछ थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी होगा। टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में। इसके बाद देखेंगे फिर और वेक्टर का क्वेश्चन हम लोग लाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कर द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप इज ए। बाकी ऑप्शन है कि जो एक्सप्रेशन है ना, क्या ये यूनिट वेक्टर है या फिर नल वेक्टर है या वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड √2 है या फिर एक स्केलर है। सही है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सीधा सीधा इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। इसका क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। अगर यूनिट वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, नल वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड 0 होगा, और वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 होगा। तो क्या वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड √2 आएगा, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालने पर क्या आना चाहिए, √2। चौथा ऑप्शन है स्केलर, तो स्केलर तो होगा नहीं, बात हमारे कि नहीं। हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन का हम लोग मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर दिख रहा है ना, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर मैग्नीट्यूड निकालने के बाद 1 आया तो बोल देंगे यूनिट वेक्टर, 0 आया तो नल वेक्टर, अगर मैग्नीट्यूड √2 आया तो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला तो हम आपको बताए ही हैं कि आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे और उसका रूट ओवर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2, तो रूट ओवर मैंने क्या 2/2 मतलब हो जाएगा 1, तो रूट ओवर 1 का मतलब 1। मैग्नीट्यूड क्या आया, 1, मैग्नीट्यूड 1 आया, इसका मतलब कि एक यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड 1 आया, इसका मतलब यूनिट वेक्टर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको नोट करें, फिर हम करवाते क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि वेक्टर पी है इक्वल टू ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप एंड वेक्टर क्यू इक्वल टू ए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर, एक वेक्टर पी है एक वेक्टर क्यू है, क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर माने कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो कहता था पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए का मान निकालना है। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर पी परपेंडिकुलर है वेक्टर क्यू के, इसका मतलब हम लोग नहीं बोलेंगे कि वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। वेक्टर पी कितना है देखिए, तो बोलेंगे ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हुआ वेक्टर ए। वेक्टर क्यू कितना है, तो ए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, ये हुआ वेक्टर क्यू। वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का डॉट प्रोडक्ट 0, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। वेक्टर पी परपेंडिकुलर है वेक्टर क्यू के। बाकी डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, a इंटू ए तो a का स्क्वायर, a इंटू -2 तो -2a, और -3 इंटू 1 -3 इक्वल टू 0। तो मतलब क्या यहाँ लिखते हैं बाकी कि a का स्क्वायर -2a -3 इक्वल टू 0। तो नहीं कर सकते हैं कि a का स्क्वायर -3a प्लस a -3 इक्वल टू 0। a अगर कॉमन लेंगे तो होगा a -3 प्लस 1 इंटू a -3 इक्वल टू 0, मतलब a -3 इंटू a प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, मतलब a इक्वल टू 3 और a इक्वल टू -1।
पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू 3 है, तो हो जाएगा आंसर 3, ऑप्शन नंबर 1, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए क्या होगा? 3 होगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, इसको नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का था ने कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर p प्लस वेक्टर q एंड वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q। मतलब कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q करेंगे ने तो रिजल्टेंट वेक्टर जो r आएगा ने उसके और वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q करने के बाद जो नया वेक्टर आएगा उसके बीच में कितना एंगल बनेगा। तो आइए समझते हैं। हम कहते हैं कि मेरे पास ई वेक्टर है p और ई वेक्टर है मेरे पास q, सही है। ई वेक्टर p, ई वेक्टर q। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ई हुआ रिजल्टेंट r, ये क्या हुआ? रिजल्टेंट r। माने इस वेक्टर को नहीं बोलेंगे कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q है, इस वेक्टर को क्या बोलेंगे कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q है। तो ध्यान देने वाला बात है कि वेक्टर p जिस प्लेन में है, वेक्टर q जिस प्लेन में है, उसी प्लेन में है इस दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर r भी। माने वेक्टर p जिस प्लेन में लाई कर रहा है, वेक्टर q जिस प्लेन में लाई कर रहा है, वेक्टर p और वेक्टर q का रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है क्वेश्चन वेक्टर p क्रॉस q, वेक्टर p क्रॉस q। अच्छा अगर मान लेते वेक्टर p है, ये वेक्टर q है, तो हम लोग ने पढ़े कि वेक्टर अगर वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q करते हैं और एक नया वेक्टर मान लेते कि आता है, मान लेते कोई कुछ भी, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q करने पर एक नया वेक्टर मान लेते आया x, इस वेक्टर को नाम देते x, ये वेक्टर है x। तो हमने पढ़े कि वेक्टर x का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा वेक्टर p के भी, और वेक्टर x का डायरेक्शन जो है मैंने वेक्टर x परपेंडिकुलर होगा वेक्टर q के भी। हमने पढ़े कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर तीसरा वेक्टर जो भी आता है वो परपेंडिकुलर होगा पहला वेक्टर के भी और दूसरा वेक्टर के भी। इसका मतलब कि अगर मेरे पास वेक्टर p है, p क्रॉस q करेंगे, ठीक है ना, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q करेंगे तो जो x वेक्टर है परपेंडिकुलर होगा p के भी और q के भी। माने हम ये कह सकते हैं कि इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा। तो मान लेते कि या तो ऐसे होगा या तो अंदर होगा, या तो ये होगा वेक्टर, ये जो वेक्टर है p क्रॉस q होगा, p के भी परपेंडिकुलर और q के भी परपेंडिकुलर, तो p के और q के परपेंडिकुलर तो हो गया, या फिर अंदर रहेगा डायरेक्शन। अच्छा तो हम समझ रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि p क्रॉस q जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा p के और परपेंडिकुलर होगा q के। तो अगर कोई वेक्टर p के परपेंडिकुलर है और q के परपेंडिकुलर है तो वो तो r के भी परपेंडिकुलर होगा, r के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। r मतलब क्या कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q। तो अब समझने वाली बात है कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q मतलब r, और वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q वेक्टर कौन सा है, ठीक है ना, ये वेक्टर, ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर है वेक्टर p क्रॉस वेक्टर r ने q, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q है ये वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q और ये है r, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब कि π/2, 90 डिग्री मतलब π/2। तो ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इसको नोट करें। इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, टू वेक्टर्स, एक वेक्टर p है और एक वेक्टर q है। वेक्टर p इक्वल टू 2i कैप प्लस bj कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर q इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप विल बी पैरेलल। दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल। तो अगर पैरेलल है ना तो b का मान बताना है, इस b का मान। अगर दो वेक्टर पैरेलल है, अगर दो वेक्टर क्या है, पैरेलल, तो हम लोग जैसे अगर मान लेते मेरे पास एक वेक्टर है p इक्वल टू 2i कैप प्लस bj कैप प्लस 2k कैप, एक वेक्टर q है इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो अगर मान लेते हैं कि दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है तो हम कहते हैं ना कि i कैप का कोफिशिएंट कितना है, 2,
बटा इस आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 1 इक्वल जे कैप का कोफिशिएंट कितना है b बटा इस जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 1 इक्वल टू के कैप का कोफिशिएंट 2 बटा इस के कैप का कोफिशिएंट 1। ऐसा करना, इस बात को याद रखना। अगर जिस बच्चे को नहीं पता है कि अगर मान लेते हैं कि एक वेक्टर मेरे पास है क्या a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, सही है। एक मेरे पास वेक्टर है b इक्वल टू a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो अगर दोनों वेक्टर अगर कहता है पैरेलल है, इसका मतलब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 होगा। या ये भी कर सकते हैं कि अगर पैरेलल है मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0। ऐसे बनाना थोड़ा आसान है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 बटा 1 इक्वल टू b बटा 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 इक्वल टू b। ऐसे भी करिएगा, अगर इसको ले लीजिए कि b बटा 1 इक्वल टू 2 बटा 1, तो b इक्वल टू 2। दोनों कुछ भी करिए बात एक ही आएगा। मैंने आप क्रॉस प्रोडक्ट करके देख सकते हैं। क्या करिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना आता ही है डिटर्मिनेंट मेथड से। दोनों वेक्टर का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ये वेक्टर है, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0। दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू कर देना है 0 के, तो आपका आ जाएगा b का मान। सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 4 के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द एंगल्स विच ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप मेक्स विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली आर। देखिए क्वेश्चन पर समझिए ऐसे, मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है, ये मान लेते हैं जेड एक्सिस है। ये मान लेते हैं कि एक वेक्टर है, ये मान लेते हैं एक वेक्टर है, वेक्टर का नाम क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप। यही वो वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप। मान लेते हैं कि वेक्टर x के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, ये वेक्टर y के साथ भी कुछ एंगल बना रहा होगा, और z के साथ भी कुछ एंगल बना रहा होगा। मान लेते हैं कि x के साथ जो एंगल बना रहा है अल्फा, y के साथ जो एंगल बना रहा है बीटा, और z के साथ जो एंगल बना रहा है गामा। सही है। तो हमको तो तीनों निकालना है, अल्फा बीटा और गामा। हम क्या करते हैं, ये भी पता है आपको कि x एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर के कैप। तो हम क्या करते हैं कि फार्मूला आपको मालूम ही है कि अगर नहीं पढ़ाए तो एक फार्मूला कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है फार्मूला ए बी कॉस थीटा। माने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी इक्वल टू होगा कॉस थीटा। यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल। इस फार्मूला को यूज करेंगे अभी हम। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है आई कैप, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, बीच का एंगल। तो करते हैं, दोनों वेक्टर का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आई कैप को गुना करेंगे, माने आई कैप के कोफिशिएंट को गुना करेंगे आई कैप के कोफिशिएंट के साथ, तो होगा 1। और जे कैप को माने ये आई कैप है ना, सिर्फ आई कैप है, तो जे कैप को क्या मानना है 0, के कैप को क्या मानना है 0, माने जे कैप का कोफिशिएंट 0, के कैप का कोफिशिएंट 0। तो इसको और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 1 ही होगा। क्या होगा 1 ही होगा, बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखें तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता ही आपको, आई कैप का कोफिशिएंट 1, देखिए ना निकालना आता है ना, आई कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर।
रूट ओवर 1 प्लस कितना 2 1 3 1 4, 4 का रूट मैंने 4 का जब बाहर निकालिएगा रूट से तो हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। और b का वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर b तो यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड 1 इक्वल टू कॉस थीटा, तो 1/2 आया। तो थीटा इक्वल टू क्या पुट करें, तो 1/2 आएगा। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान होगा 1/2, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। हालांकि थीटा नहीं, यहाँ पर अल्फ़ा है, तो यहाँ पर हम अल्फ़ा कर सकते हैं, ये हम फार्मूला लिखे थे और वैसे ही बना दिए। इसको आपको मन है समझने में दिक्कत हो रहा है तो इसको हम अल्फ़ा कर देते हैं, अल्फ़ा कर देते हैं, अल्फ़ा कर देते हैं। सही है, ये एंगल निकल गया 60, बचा ये दोनों एंगल निकालना, ये एंगल और ये एंगल। तो उसी ने कर लीजिएगा, ऐसे तो करना है। ये वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल पता करना है। इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो 1 ही होगा, वही काम करना है। चलिए देखिए, इसको मिटा देते हैं, यहीं पर करते हैं फिर से। इस वेक्टर के बीच का एंगल निकाल ही लिए मैंने, तो आप नोट कर सकते हैं। सही है, अच्छा चलिए यहाँ करते हैं, नीचे दिख रहा होगा, यहाँ करते हैं। हमको पता है ना कि कॉस बीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस बीटा इक्वल टू इस वेक्टर माने आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप और जे कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट बटा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड अभी निकाले थे, क्या निकाले थे 2, और जे कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, और इसका मैग्नीट्यूड तो पता ही है, जे कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का कोफिशिएंट 1, तो 1 इंटू 1 होगा, तो कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। बाकी आई कैप तो इसमें है नहीं, आई कैप का कोफिशिएंट 0, 0 इंटू 1 0, जे के कैप का कोफिशिएंट तो मतलब कुछ है नहीं, 0 है, तो 0 इंटू √2 0 हो जाएगा। तो बीटा देख लीजिए क्या होगा, बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। बीटा इक्वल टू भी कितना निकला 60 डिग्री। और सी ई भी निकालना है आपको, और सी क्या निकालना है आपको, ई भी निकालना है। बाकी देख लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं या मिटार कर भी बना सकते हैं, यहीं पे बना देते हैं, इसको मिटार देते हैं, जगह नहीं फिर आप लोग को दिखेगा नहीं। चलिए यहाँ पर कर देते हैं हम लोग गामा, यहाँ पर गामा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। चलिए करिए, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, तो गुना करिए ना, के कैप का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर के कैप का कोफिशिएंट √2, तो हो जाएगा √2 बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, के कैप यूनिट वेक्टर है 1 होगा, इक्वल टू कॉस गामा, ये कैंसिल हो जाएगा √2 बार में, तो 1/√2 इक्वल टू कॉस गामा, तो गामा इक्वल टू गामा है, गामा इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये होगा 45 डिग्री, मतलब आंसर होगा 60 डिग्री 45 डिग्री। देख लीजिए 60 डिग्री 45 डिग्री, मैंने ऑप्शन नंबर सी, तो 5 का ऑप्शन सी होगा। चलिए ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट करें और इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सॉल्व करते हैं। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर x एंड वेक्टर y बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। नॉन जीरो वेक्टर्स मतलब कि उसका कुछ मैग्नीट्यूड है, सच डैट वेक्टर x प्लस वेक्टर y का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर x का मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो कहता है कि एंड 2 ऑफ वेक्टर x प्लस लेमडा ऑफ वेक्टर y इज परपेंडिकुलर टू y। अच्छा, एक बात तो कन्फर्म है कि अगर 2 ऑफ वेक्टर x प्लस लेमडा ऑफ वेक्टर y परपेंडिकुलर है वेक्टर y के, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। 2 ऑफ वेक्टर x प्लस लेमडा ऑफ वेक्टर y और वेक्टर y का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा।
इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0। तो करते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट। बाकी तो कुछ दिया हुआ है नहीं एंगल उंगल। हम लोग क्या करते हैं, 2 ऑफ वेक्टर x डॉट वेक्टर y इक्वल टू ने प्लस है तो प्लस लेमडा ऑफ वेक्टर y इंटू वेक्टर y इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, बाकी वेक्टर y और वेक्टर y के बीच का एंगल क्या होगा, तो एंगल होगा 0 डिग्री। और cos 0 का मान क्या होता है 1। cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है। अच्छा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाई का स्क्वायर, लेमडा बाई का स्क्वायर नहीं लिख सकते, लेमडा बाई का स्क्वायर। 2 ऑफ वेक्टर x डॉट वेक्टर y इक्वल टू ने प्लस लेमडा बाई का स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसे लिखा जा सकता है। सही है। हमको x और y के बीच तो एंगल पता है नहीं, वेक्टर x और वेक्टर y के बीच का एंगल क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम क्या लिख पाएंगे 2xy और cos थीटा। लेकिन वेक्टर y और वेक्टर y के बीच का एंगल तो पता है 0, और cos 0 का मान क्या होता है 1। तो वेक्टर y का मैग्नीट्यूड y, फिर वेक्टर y का मैग्नीट्यूड y। सही है ना। तो हम लेमडा बाई का स्क्वायर लिख दिए, लेमडा बाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। बाकी बात रहा इसका मान, इसके जगह पर क्या पुट करें, तो हम कहते हैं कि क्वेश्चन एक और पढ़ें कि इफ वेक्टर x एंड वेक्टर y भी 2 नॉन जीरो वेक्टर सच डैट इतना इक्वल टू इतना है, इसका यूज करते थे हम। वेक्टर x प्लस वेक्टर y का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर x के मैग्नीट्यूड के। सही है। अच्छा, हम क्या करते हैं ना कि दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर। तो नहीं कर देंगे कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सही है। वेक्टर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, वेक्टर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सही है। वेक्टर x का स्क्वायर प्लस वेक्टर y का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ वेक्टर x इंटू वेक्टर y इक्वल टू क्या होगा x का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। वेक्टर x का मैग्नीट्यूड को x लिख सकते हैं, तो x का स्क्वायर लिख दिए। बाकी हम लोग मतलब इस प्रकार से कर सकते हैं, इसको थोड़ा दिमाग लगाइए कि वेक्टर x प्लस वेक्टर y का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, वेक्टर x प्लस वेक्टर y का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, ऐसे तो कर ही सकते हैं कि वेक्टर x का स्क्वायर, वेक्टर x का स्क्वायर को नहीं लिख सकते x का स्क्वायर, तो दिमाग लगाइए। वेक्टर x का स्क्वायर को लिख सकते हैं x का स्क्वायर, करके देख लीजिए। अगर वेक्टर x का अगर स्क्वायर हम करते भी है, डॉट प्रोडक्ट अगर करते भी है, तो x स्क्वायर आएगा। सही है। इसको क्या लिख देंगे y का स्क्वायर। सही है। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 वेक्टर x डॉट वेक्टर y इक्वल टू x का स्क्वायर। सही है। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, मतलब 2 ऑफ वेक्टर x डॉट वेक्टर y इक्वल टू होगा माइनस y का स्क्वायर। माने हम कहते हैं पुट करिए 2 ऑफ वेक्टर x इंटू वेक्टर y इक्वल टू माइनस y स्क्वायर, माइनस y स्क्वायर प्लस लेमडा बाई स्क्वायर इक्वल टू 0, लेमडा बाई स्क्वायर इक्वल टू बाई का स्क्वायर। तो लेमडा इक्वल टू होगा बाई का स्क्वायर बटा बाई का स्क्वायर, तो लेमडा इक्वल टू होगा 1। लेमडा इक्वल टू क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए होगा। सही है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई इतना,
ये एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट मैंने किया गया है 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप। तो क्वेश्चन कहता है कि देन द वैल्यू ऑफ सी, हमने सी की जगह पर क्या रखे। तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या कि मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो और इक्वल टू कर दो 1 के। 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर माइनस है माइनस 0.8 का स्क्वायर, तो माइनस तो प्लस में बदल जाएगा, प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। रूट ओवर 0.5 का स्क्वायर बाकी पता ही है क्या होगा, 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 0। 5 4 9 6 2 8 0.89 प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने स्क्वायर रूट उधर जाएगा 0 में तो ख़त्म ही हो जाएगा। सॉरी, यूनिट वेक्टर है, नल वेक्टर नहीं है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 0, सॉरी 1, बार बार 0 लिख दिया हम। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो ये 1 के बराबर होगा। अच्छा, तो बाकी स्क्वायर रूट उधर जाएगा, 0.89 प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 1, सी का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.89, तो घटेगा तो आ जाएगा लगभग कितना 0.11, तो सी इक्वल टू रूट ओवर 0.11। ऑप्शन मैच कराइए, ऑप्शन नंबर बी रूट ओवर 0.11। ये सब आसान क्वेश्चन है, इसको नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 होगा। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। मान लेते हैं कि वेक्टर बी है और ई वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट है। ये नहीं कह रहा है परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हम मान लिए कि ई वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट है जो कि परपेंडिकुलर है किस वेक्टर से, वेक्टर बी से। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। व्हाट इज द एंगल बिटवीन, सही है, ये वेक्टर बी है तो ये हो गया वेक्टर ए। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बताना है। क्या ई वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है? ई वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल नहीं है, ये है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। बताने कि दो वेक्टर के बीच का एंगल मतलब कि दोनों वेक्टर को सबसे पहले टेल टू टेल ज्वाइन करना है। अगर दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन है तो देखना है कि सबसे छोटा एंगल कौन सा है। तो अगर मान लेते हैं कि इस वेक्टर बी को हम पैरेलल शिफ्ट किए, वेक्टर बी को तो आगे शिफ्ट किए, इस वेक्टर बी को हम लोग आगे शिफ्ट किए, तो ई वेक्टर ए का टेल है और वेक्टर ए का टेल में वेक्टर बी का टेल ज्वाइन है, तो ई हुआ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ये है। तो हमको ई फाइंड करना है। हम कैसे करें फाइंड? हम क्या करते हैं, इस प्रकार से कर लेते हैं कि इस एंगल को अगर हम थीटा मान लेंगे तो इस एंगल, ये एंगल नहीं हो जाएगा, ये पूरा एंगल तो 180 और ये थीटा, तो ये एंगल जो बचा हम लोग लिखेंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो बाकी इस एंगल निकालिए। तो ये एंगल अगर मान लेते हैं कि आपको देखिए ना, ऑप्शन देखकर पता लग रहा है, ऑप्शन दे रहा है कुछ ऐसा ए बटा बी या कुछ ऐसा ए बी के रूप में याद दे रहा है, कॉस इन्वर्स ए बटा बी या साइन इन्वर्स ए बटा बी, कुछ ऐसा आंसर दे रहा है। ये एंगल पता है 180 माइनस थीटा, ई पता है ए हाइपोटेनस है, ई पता है क्या बेस है, ये बी। तो कोई ऐसा ट्राइगोमेट्रिक रेशियो वाला फार्मूला लगाइए जिसमें हाइपोटेनस आना चाहिए और बेस आना चाहिए। तो हम लगा देते हैं कॉस थीटा का नहीं फार्मूला होता है बी बटा एच। तो कॉस, यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा है 180 माइनस थीटा, बाकी बेस
बेस मतलब वही होगा और क्या, बी बटा हाइपोटेनस ए कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है ना माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होगा बी बटा ए। तो थीटा इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स बी बटा ए। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस बी बटा ए। तो ऑप्शन नंबर बी कॉस इनवर्स माइनस बी बटा ए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया, इसको नोट करें। इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वटा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 है, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। नहीं लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, इसको उधर करेंगे गुना 1 के साथ, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को। ऐसा कब होगा थोड़ा सोचिए। मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, मेरे पास एक वेक्टर ए है। अगर मान लेते हैं कि ई मेरे पास एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो ई क्या हुआ, ये जो हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। ट्रायंगल आपको पता होगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर ए प्लस बी। अब क्या करते हैं, अच्छा तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का तो मैग्नीट्यूड दिख रहा है, लेंथ। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ये है लेंथ इसका। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करिए। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर बी का हम ऐसा समझते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं वेक्टर में कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मतलब ऐसा समझते हैं कि वेक्टर ए में हम जोड़ ही रहे हैं माइनस ऑफ वेक्टर बी, माने वेक्टर ए में जोड़ेंगे माइनस ऑफ वेक्टर बी। माइनस ऑफ वेक्टर बी मतलब कि वेक्टर बी का डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे। वेक्टर बी का डायरेक्शन को रिवर्स करिए, अपोजिट करिए। मैग्नीट्यूड वही रहना चाहिए, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर रहना चाहिए, डायरेक्शन उलट दिए। सही है। अच्छा ये हुआ माइनस ऑफ वेक्टर बी। ये देखिए तो यहां से मिलाइए। अब देखिए तो अभी देखिए क्या ये क्या हो गया, ये हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और ये हो गया वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या बराबर है, नहीं है बराबर। ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम है। तो सेम है तो कब होगा सेम, माने वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना रहेगा ताकि ऐसा हो पाएगा। बात समझ के नहीं, तो इसको थोड़ा समझते हैं ऐसे कि अगर मान लेते कि हम ऐसे करते हैं, अब ई वेक्टर ए है, ई मान लेते हैं कि ये एंगल तो एक बात तो पता है कि 90 से बड़ा है, 90 से ज़्यादा ही एंगल है, 100 होगा, 110 होगा, 120 होगा, 90 से ज़्यादा है। हम क्या करते हैं कि वेक्टर बी को ने थोड़ा इधर करते हैं, हम कहते हैं कि 90 ही कर देते हैं, परपेंडिकुलर करते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर करते हैं, वेक्टर बी को परपेंडिकुलर किए, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर किए वेक्टर बी, और ई है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का डायरेक्शन को अपोजिट करिए, सही है। तो ई हुआ वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी नहीं हुआ, उसका मैग्नीट्यूड हुआ। लेंथ का बात कर रहे हैं। ई हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ई हुआ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। देखिए तो दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं, कब, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। ऐसा तभी हो पाएगा ने, क्योंकि अगर मान लेते कि एंगल अगर इधर बढ़ेगा 90 से अगर ज़्यादा करेंगे, ये अगर ऐसे करेंगे वेक्टर बी तो ये ऐसे होगा कुछ, इसका डायरेक्शन अपोजिट करेंगे कुछ ऐसा होगा, तो ये घट जाएगा। या इसको ज़्यादा 90 से छोटा एंगल कर देंगे तो ये अगर एंगल घटेगा, ये एंगल अगर घटेगा तो इधर ये एंगल बढ़ जाएगा। मैंने ऐसा कब हो पाएगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तब ने अगर ये 90 बन रहा होगा तो इसको डायरेक्ट अपोजिट कर दीजिए, वेक्टर बी का डायरेक्शन को अगर अपोजिट कर देंगे, वेक्टर बी को अगर रिवर्स कर भी देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वेक्टर बी का डायरेक्शन को क्या किया, रिवर्स कर दिए, फिर भी ये अगर 5 होगा, अगर ये 4 है और ये 3 है, तो ये अगर 5 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये भी क्या होगा 5। बात समझ रहे कि नहीं? तो ऐसा कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 9। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, एक इस तरह का क्वेश्चन हो चुका था कि टू वेक्टर्स पैरेलल है, टू वेक्टर्स पैरेलल है तो लेम्डा का मान पूछ रहा था। तो मैं बताएं कि दो वेक्टर्स पैरेलल है, मैंने आई कैप का कोफिशिएंट मैंने 2, फिर वहाँ आई कैप का कोफिशिएंट -4 इक्वल होगा जे कैप का कोफिशिएंट 3 बटा वहाँ पर जे कैप का कोफिशिएंट -6 इक्वल टू के कैप का कोफिशिएंट 1 बटा माइनस लेम्डा के। तो नहीं कर कह सकते हैं कि 3 बटा -6 इक्वल टू 1 बटा माइनस लेम्डा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 लेम्डा इक्वल टू 6 माने लेम्डा इक्वल टू 2 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर जे कैप। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हुआ है। हमने पढ़े कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, माने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा ए बी इक्वल टू होगा कॉस थीटा। वेक्टर ए इसको मान लीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी कैप ये वेक्टर बी मानिए जे कैप बटा ए माने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा √3, मैग्नीट्यूड क्या होगा √3। देखिए ना, इसका कोएफिशिएंट भी 1, इसका कोएफिशिएंट भी 1, इसका कोएफिशिएंट भी 1, तो नहीं होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3। जेकब का कोएफिशिएंट मैंने सॉरी जेकब का जो वेक्टर बी है जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, बाकी इक्वल टू कॉस थीटा। बाकी देख सकते हैं इस दोनों वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। आई कैप का कोएफिशिएंट को गुना करते हैं आई कैप के कोएफिशिएंट के साथ, जे कैप के कोएफिशिएंट को गुना करते हैं फिर जे कैप के कोएफिशिएंट के साथ, प्लस के कैप के कोएफिशिएंट को गुना करते हैं के कैप के कोएफिशिएंट के साथ। लेकिन आई कैप का कोएफिशिएंट और के कैप का कोएफिशिएंट इसमें तो है नहीं, तो बचा जे कैप का कोएफिशिएंट को गुना करिए जे कैप के कोएफिशिएंट के साथ, तो हो जाएगा 1 बटा √3 इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू होगा कॉस इनवर्स 1/√3। देखिए कोई ऑप्शन में है नहीं, अगर ऑप्शन में तो नॉन ऑफ दीज। कॉस इनवर्स 1/√3 अगर नहीं है तो नॉन ऑफ दीज। इक्वेशन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एट व्हाट एंगल मस्ट द टू फोर्सेज, दो फोर्स है, एक फोर्स है x प्लस वाई, दूसरा फोर्स है x माइनस वाई। तो दो फोर्स को कितना एंगल पर जोड़ें ताकि रिजल्टेंट इतना आ जाए। दो फोर्स, एक फोर्स x प्लस वाई, एक फोर्स x माइनस वाई को कितना एंगल पर अगर हम जोड़ें ताकि रिजल्टेंट इतना आना चाहिए। तो हम लोग नहीं पढ़े फार्मूला r का स्क्वायर, ट्रायंगल का फार्मूला r का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा है तो निकालना है, रिजल्टेंट पता ही है क्या √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। a पता ही है, a कितना x प्लस वाई, x प्लस वाई का स्क्वायर। b कितना है तो x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है x प्लस वाई, b कितना है x माइनस वाई और यहाँ पर कॉस थीटा।
सही है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू, इसको करिए तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 2 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है ना फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कॉस थीटा। सही है। बाकी 2xy प्लस में 2xy माइनस में कैंसिल, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा 2y का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और कॉस थीटा। सही है। 2x स्क्वायर जब इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो y स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर कॉस थीटा। तो नहीं लिख सकते हैं, माइनस यहाँ से नहीं कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बटा इसको इधर इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 2 इंटू एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर। सही है। इक्वल टू कॉस थीटा। तो बाकी क्या होगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स इतना, थीटा इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सही है। मिला के देख लीजिए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन था, बाकी कॉन्सेप्ट तो एकदम ईजी था क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का था सम ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का सम इज एट राइट एंगल, माने परपेंडिकुलर है टू देयर डिफरेंस, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के, ये इनका रहा है। सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज एट राइट एंगल टू देयर डिफरेंस, माने दोनों के डिफरेंस के, माने दो वेक्टर का सम परपेंडिकुलर है दो वेक्टर के डिफरेंस के। परपेंडिकुलर है मतलब कि डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, माने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। बाकी करते हैं, वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस प्लस ने माइनस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और माइनस क्या वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एंगल होगा 0, तो cos 0 का मान होता है 1, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होगा ए का स्क्वायर। और हम क्या कहते हैं ना कि माइनस में है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और फिर प्लस में है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है थीटा, तो नहीं कह सकते कि माइनस ए बी कॉस थीटा प्लस बी ए कॉस थीटा माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ए बी कॉस थीटा कैंसल,
तो मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर, तो a इक्वल टू b, मतलब प्लस माइनस 2 मान आएगा, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही मान का बात कर रहे हैं, a प्लस a इक्वल टू b इक्वल टू b। सही है, a इक्वल टू b, क्योंकि देख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे हम लोग, ऐसे भी कर सकते थे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर है 13, इसको नोट करें, और 13 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 14, तो इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 14 होगा, इसको नोट कर लिए होंगे आप, ठीक है ना। इसमें ऐसे भी a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ऐसे भी इसका मतलब ऐसे नहीं कर पाएंगे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसलिए हम लोग a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर करना ही सही है, सही कि नहीं। मतलब अगर ऐसे करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0, उससे अच्छा है ऐसे ही होगा a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको नोट करें, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए सॉल्व करने का आसान तरीका बताते हैं हम। व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू। हम कहते हैं ना कि मेरे पास एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है, सही है। मेरे पास एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है, तो E जो है क्या होगा, P प्लस Q होगा कि नहीं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P प्लस Q एंड P माइनस Q। ये वेक्टर नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P प्लस Q एंड P माइनस Q। हम मान लेते हैं वेक्टर है, P भी वेक्टर है, और शायद छूट गया हुआ क्वेश्चन में भी। मान लेते P एक वेक्टर है, मेरे पास एक वेक्टर Q है, तो ये हो गया वेक्टर P प्लस Q, वेक्टर P प्लस Q। अच्छा, वेक्टर P माइनस Q के लिए क्या करना पड़ेगा, P माइनस Q, मतलब ऐसे करिए, इसको ऐसे करेंगे, ये है माइनस Q, अगर ये है माइनस Q तो E कुछ ऐसे होगा, वेक्टर P माइनस वेक्टर Q, सही है। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, जिस प्लेन में P है, जिस प्लेन में वेक्टर P है, उसी प्लेन में वेक्टर Q भी है, और उसी प्लेन में वेक्टर P प्लस वेक्टर Q भी है, और उसी प्लेन में वेक्टर P माइनस Q है, सब तो एक ही प्लेन में है। वेक्टर P, वेक्टर Q, वेक्टर माइनस Q, या वेक्टर P प्लस Q, वेक्टर P माइनस Q, सब एक ही प्लेन में है। ये बोर्ड है प्लेन, एक ही प्लेन में है, लेकिन ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा इस वेक्टर के भी और इस वेक्टर के भी। तो दोनों वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, माने P प्लस Q का क्रॉस प्रोडक्ट करें P माइनस Q के साथ, P प्लस Q का क्रॉस प्रोडक्ट करें अगर P माइनस Q के साथ, ये तो परपेंडिकुलर होगा ना, ये परपेंडिकुलर होगा P प्लस Q के भी और P माइनस Q के भी। अच्छा, तो कहता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर P प्लस वेक्टर Q एंड वेक्टर P माइनस वेक्टर Q। तो कहता है एंगल बताना है किसके किसके बीच, तो एक वेक्टर P के बीच और एक वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा, माने दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो तीसरा वेक्टर आ रहा है ना, उसके और वेक्टर P के बीच कितना एंगल बन रहा है। तो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, P प्लस Q और P माइनस Q का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो वेक्टर ऐसे आएगा, कन्फर्म है। मतलब जरूरी नहीं है या तो ऐसे होगा या तो अंदर की ओर होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, ये तो कन्फर्म है कि परपेंडिकुलर होगा। और वेक्टर P है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर, ये दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर तो परपेंडिकुलर होगा ना, किससे, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो अगर हम कहते हैं कि ई परपेंडिकुलर है इसके और ई परपेंडिकुलर है इसके, मतलब ई परपेंडिकुलर है इसके भी, क्योंकि तीनों तो सेम ही प्लेन में है, माने ये परपेंडिकुलर होगा P के भी। ऐसे हम लोग समझ लिए और टिक मार दिए कि ऑप्शन नंबर 1 होगा।
ऑप्शन नंबर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर है 14। इस तरह से सॉल्व करना, मतलब थोड़ा सोचिएगा तो मुजबानी ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, समझिए इसको ध्यान से। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। हम मानते हैं एक यूनिट वेक्टर ए कैप, दूसरा यूनिट वेक्टर बी कैप और तीसरा यूनिट वेक्टर सी कैप। तो कहता है दो वेक्टर का सम करने पर जो तीसरा आ रहा है वेक्टर वो भी एक यूनिट वेक्टर है। तो मान लिए कि ए कैप में बी कैप जोड़ें तो आया सी कैप, ये भी एक यूनिट वेक्टर है। अच्छा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। तो कहता अगर ए कैप माइनस बी कैप करेंगे तो क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। अगर ए कैप प्लस बी कैप दो यूनिट वेक्टर को अगर हम जोड़ रहे हैं तो आंसर मेरा यूनिट वेक्टर आ रहा है। तो दो यूनिट वेक्टर को, उसी दो यूनिट वेक्टर को अगर हम घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा। तो अगर मान लेते हैं कि हम कहते हैं कि चलिए करिए घटाने पर, तो आपको पता ही बात कि अगर दो वेक्टर को अगर घटा रहे हैं, मतलब क्या, दो वेक्टर को अगर हम घटा रहे हैं तो बोले ना कि घटाना मतलब जोड़ना ही जैसा ही है। दो वेक्टर को घटा रहे हैं तो फार्मूला में क्या कर देंगे, फार्मूला में कर देंगे कि आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये सब बता चुके हैं हम पीछे, थ्योरी में सब बात को बता चुके हैं। यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो बाकी आर तो आपको निकालना ही है। ए कैप का मतलब मैग्नीट्यूड तो बन का स्क्वायर बन, प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड बन का स्क्वायर बन, माइनस 2 बन इंटू बन, यहाँ पर होगा कॉस थीटा। सही है। बाकी थीटा के मान हमको नहीं पता है कि दो वेक्टर के बीच, ये जो दोनों वेक्टर है ना ए कैप और बी कैप यूनिट वेक्टर, इसके बीच का एंगल नहीं पता हमको। हम क्या करते हैं कि एंगल पता करने के लिए यहाँ चलते हैं, नहीं लगा सकते हैं कि आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, या ऐसे भी कर सकते थे सी का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर जो आया आंसर क्या आया, सी कैप, इसका मैग्नीट्यूड बन, एक इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है बन, बी कैप का मैग्नीट्यूड ही बन, प्लस 2 इंटू बन कॉस थीटा। बन इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 इधर गया तो माइनस 1 इक्वल टू 2 कॉस थीटा, माइनस 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा, मैंने थीटा इक्वल टू कितना, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो रख दीजिए थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू 120 डिग्री रख देंगे तो कॉस 120 का मान तो पता है माइनस 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, आर का स्क्वायर इक्वल टू बन प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बन इंटू बन, आर का स्क्वायर इक्वल टू 3, तो आर इक्वल टू √3, तो √3 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15, आंसर होगा √3। समझ में आया। दो यूनिट वेक्टर को सम करने पर आंसर भी एक यूनिट वेक्टर आता है। तो वही दो यूनिट वेक्टर को अगर हम घटा देंगे तो आंसर क्या होगा। तो हम क्या किए, यहाँ से मतलब थीटा के मान निकाल दिए कि दोनों यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल क्या था। अगर ये एंगल पता चल चुका है तो फिर हम यही किए कि ये लगा दिए फार्मूला कि दो वेक्टर को घटा कर देख लिए कि क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 15 इसको नोट करें, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज R1, ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर बी द रिजल्टेंट बिकम्स R2। कुछ नहीं है, हम क्या कहते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है वो R1 है। तो नहीं लिख सकते हैं कि R1 का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, R2 को क्या करना है, देन द रिजल्टेंट बिकम्स R2, व्हाट इज, एक सेकेंड, ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर बी, वेक्टर बी को रिवर्स करते हैं
वेक्टर बी को रिवर्स कर रहे हैं। वेक्टर बी को अगर रिवर्स कर रहे हैं मतलब क्या, जैसे ई वेक्टर है ए और ई वेक्टर है बी, तो ई मान लेते रिजल्टेंट है R1। रिजल्टेंट क्या है? R1। वेक्टर बी रिवर्स कर रहे हैं, माने डायरेक्शन अपोजिट कर रहे हैं। वेक्टर बी को रिवर्स किए तो ई रिजल्टेंट हो गया होगा R2। तो हम कह सकते हैं कि ये अगर बी है वेक्टर तो माइनस ऑफ वेक्टर बी, माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो हम ई भी तो कह सकते हैं कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी किए तो आया R2 वेक्टर। सही है। या ऐसे भी तो कह सकते हैं कि वेक्टर, तो ऐसे लिखना होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, समझ में भी ज़्यादा आएगा आप लोगों को, कि वेक्टर ए में हम जोड़े ही हैं रिवर्स करके, बी का डायरेक्शन को चेंज करके। तो नहीं लिख सकते हैं कि R2 का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर -2ab cos थीटा। पता है आपको, घटता है तो माइनस साइन हो जाता है। इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानिए इक्वेशन सेकेंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। जोड़ दीजिए, कह रहा है जोड़ दीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में जोड़ रहे हैं। इसको पता ही है, कट जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab cos थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, मतलब कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर तो नहीं लिख सकते, इसे डायरेक्ट करिए 2a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कितना? 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 कॉमन लिए तो हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 16 था। 16 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, तो इसको आप नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 30 यूनिट। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड पता है 30 यूनिट, मेक्स इक्वल एंगल्स विथ ईच ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मान लेते हैं कि ई एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है और ई जेड एक्सिस है, और ई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 30 यूनिट, जो कि एक्स से भी उतना ही एंगल बना रहा है जितना वो वाई से बना रहा है और जितना वो जेड से बना रहा है। तो मान लिया कि एक्स से एंगल बना रहा है थीटा और वाई से एंगल बना रहा है भी थीटा और जेड से भी एंगल बना रहा है थीटा। तो कंपोनेंट पूछ रहा है, कंपोनेंट अलोंग इस वेक्टर का एक्स की तरफ कंपोनेंट कितना है, वाई की तरफ कंपोनेंट कितना है और जेड की तरफ कंपोनेंट कितना है। तो एक बात तो कन्फर्म है कि इस वेक्टर का जितना एक्स की तरफ कंपोनेंट होगा उतना वाई की तरफ होगा, उतना ही जेड की तरफ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वेक्टर एक्स वाई और जेड तीनों से मतलब उतना ही एंगल बना रहा है, जितना एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है उतना वाई एक्सिस से, उतना जेड एक्सिस से। नहीं पढ़े हैं कि अगर मान लेते हैं कि वेक्टर ए है तो इसका एक्स की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा। इसका वाई की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस बीटा। इसका जेड की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस गामा। नहीं पढ़ते थे कि वेक्टर, हम लोग नहीं पढ़ते थे कि वेक्टर, कोई वेक्टर है जो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है। तो इसका एक्स की तरफ कंपोनेंट तो ए कॉस अल्फा, इसका वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट तो ए कॉस बीटा, जेड एक्सिस की तरफ तो ए कॉस गामा। लेकिन चूंकि ये तीनों एंगल सेम ही है, तो अगर कंपोनेंट एक होता था ए एक्स की तरफ कंपोनेंट ए कॉस अल्फा, वाई की तरफ कंपोनेंट ए कॉस बीटा और जेड की तरफ कंपोनेंट ए कॉस गामा अगर होता था, तो अगर अल्फा बीटा गामा सेम है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा का मान सेम ही होगा, और ए तो यहाँ पर सेम ही है, तो ये और ये मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। एक बात तो कन्फर्म है, मतलब क्योंकि अल्फा बीटा और गामा आपस में इक्वल है। यहाँ पर नहीं बोल रहा है कि
मतलब ये वेक्टर x से जितना एंगल बना रहा है उतना ही y से बना रहा है, उतना ही z एक्सिस से बना रहा है। हम मान लेते हैं कि इस वेक्टर का x की तरफ कंपोनेंट है कुछ, मान लेते हैं a, मान लेते हैं इस वेक्टर का x की तरफ कंपोनेंट भी a है, उतना ही है, y की तरफ होगा उतना ही होगा z की तरफ। ये बात तो पता है, ये बात पता है। तो कह रहा है कितना, मतलब ये कंपोनेंट है कितना, ये तो मान नहीं है ने, ए का मान बताना है। तो हमने कह सकते हैं कि ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप इक्वल टू वेक्टर होगा, मतलब 30 यूनिट। बाकी डायरेक्शन तो पता नहीं है, या ऐसे लिखना उतना सही नहीं होगा क्योंकि इस वेक्टर का हमको डायरेक्शन नहीं पता है। तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे लिखना नहीं संभव है, सही नहीं होगा उतना क्योंकि इस वेक्टर का हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है नहीं, डायरेक्शन तो पता है नहीं। तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 30 यूनिट, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तीनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इक्वल, इसके इक्वल होना चाहिए। तो रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो गया, रूट ओवर मैंने कितना 3a का स्क्वायर इक्वल टू 30 यूनिट। तो रूट ओवर 3a इक्वल टू 30 यूनिट, तो बाकी कितना a इक्वल टू 30 बटा रूट 3, तो a इक्वल टू 30 को नहीं लिख सकते, 30 गुना 3 बटा रूट 3, रूट 3 से 3 कटा रूट 3 बार में, तो a इक्वल टू हो गया कितना, सॉरी गलती हो गया थोड़ा सा, ये 10 गुना 3, 30 को क्या लिखेंगे 10 गुना 3, 10 गुना 3, तो रूट 3 से 3 कटा रूट 3 बार में, तो 10 रूट 3, तो 10 रूट 3 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए, 17 का ए सही है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 था, अच्छा ही क्वेश्चन था। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं, इसको नोट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव एन एंगल थीटा, मैंने दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, बिटवीन देम देन वैल्यू ऑफ उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, मैंने वेक्टर ए, जैसे अगर मान लेते कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो अगर बीच का एंगल थीटा है तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर और वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर के बीच भी तो एंगल थीटा ही होगा। ठीक, देखें मतलब वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर इधर ही होगा, वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर इधर ही होगा, तो बीच का एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। तो वैल्यू पूछ रहा है कि वेक्टर ए कैप, माने ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड, तो कहते हैं ना ऐसे कि ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, 1 इंटू 1 और यहाँ पर कॉस थीटा, रूट ओवर 1 प्लस 1 मैंने 2 माइनस 2 कॉस थीटा, तो रूट ओवर अगर 2 हम कॉमन लेते हैं तो होगा 1 माइनस कॉस थीटा, और शायद कुछ फार्मूला होता है इसे, 1 माइनस 2 मैंने 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट से बाहर निकलेगा था 2 और साइन थीटा बाई 2। ऑप्शन देखिए मिल रहा है कि नहीं, 2 साइन थीटा बाई 2, ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर है। सही है, सिंपल था। इसका यूनिट वेक्टर दोनों, मैग्नीट्यूड पता है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, एंगल पता ही था दोनों के बीच का थीटा, तो निकाल दिए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दिए, आर इक्वल टू आर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 का था गिवन डेट वेक्टर, मैंने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू सी, कोई वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, ए प्लस बी इक्वल टू सी, या शायद वेक्टर ही होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, वेक्टर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, और सी इज परपेंडिकुलर टू ए। अच्छा मान लेते हैं वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है,
तो ई सी होगा, लेकिन सी कह रहा है परपेंडिकुलर है के, मतलब फिगर कुछ ऐसे बनेगा, ई ए है, परपेंडिकुलर में सी को ऐसे सीधा कर देंगे, ई सी है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये बी। सी को क्या किए, मैंने कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू सी है, सी को परपेंडिकुलर करना है, परपेंडिकुलर मैंने सीधा कर दिया, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कर दिया मैंने 90 डिग्री, तो ऐसा हो गया कुछ फिगर, ठीक है। अच्छा आगे करते फर्दर, इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। अच्छा अगर ई अगर मान लेते हैं एक्स है तो ई भी कितना है, एक्स ही, ई लेंथ और ई लेंथ बराबर है, सही है। तो क्वेश्चन कहता है देन व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो कहता है ए और बी के बीच का एंगल, तो ए और बी के बीच का एंगल ये है ना, कितना बार ऐसा मतलब बता चुके हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ई नहीं है, ये है, दो वेक्टर के बीच का एंगल माने दो वेक्टर को टेल टू टेल पहले ज्वाइन करना होता है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल मतलब कि वेक्टर ए को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे, तो ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी टेल टू टेल ज्वाइन है, ई हुआ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ई कितना होगा, ई कितना होगा, इसको छोड़िए, ई कितना होगा, ई निकालिए, ई 90 डिग्री और ई माने ई साइड इक्वल है इसके, माने ई एंगल इक्वल होगा इसके, माने ई भी 45 डिग्री और ई भी 45 डिग्री, था ना, 45 45 90 90 प्लस 90 180 होगा, ये तो 90 ही है, काय वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है वेक्टर सी 90 और ई इक्वल है, माने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के, माने ई अगर एक्स तो ई भी एक्स, तो ये दोनों साइड अगर बराबर है तो सामने वाला एंगल भी बराबर होगा, ई 45 तो ये 45, तो अगर ई निकल ही गया 45 और ये पूरा 180, पूरा 180 और ये 45, तो ये नहीं हो जाएगा 135 डिग्री, 135 डिग्री, तो हो गया आंसर 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। देखिए तो 3 पाई बटा 4 को क्या बोलेंगे, 3 गुना पाई का मतलब 180 डिग्री बटा 4, मैंने इसको काट दीजिए कितना बार में 45, 45 दिया 135 डिग्री, वो तो गया, 3 पाई बटा 4 का मतलब 135 डिग्री ही होता है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 19 एक क्वेश्चन और बचा, क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद हम लोग ख़त्म करेंगे क्लास को, तो इसको नोट करें। सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 कहता था फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। देखिए क्वेश्चन पढ़ने से तो समझ में आएगा नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि क्लास 12th में आप लोग पढ़िएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह तो समझ में आएगा, भी हम जैसे से बोल रहे हैं वैसे से आप क्वेश्चन को समझिए। हम भी मान लेते हैं कि हमें भी कुछ पता नहीं है और आपको भी कुछ पता नहीं है, जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा था फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई, मैंने क्वेश्चन कर रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को रखते तो उस पर फोर्स लगता है, और मैग्नेटिक फील्ड में भी जब अगर किसी चार्ज को रखते तो उस पर भी फोर्स लगता है, बात समझ रहे कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी चार्ज को रखते हैं तो फोर्स लगता है, तो फोर्स कितना लगता है, तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो इतना फोर्स लगता है और मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो इतना फोर्स लगता है, दोनों फोर्स को जोड़ दिया तो ये फोर्स है। किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो इतना फोर्स लगा, किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो इतना फोर्स लगा, तो इतना प्लस इतना टोटल फोर्स हो गया। सपोज ई इज अलोंग द एक्स एक्सिस, सपोज करना है, मान लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है एक्स की तरफ एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वाई की तरफ। चलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वाई की तरफ, हम क्या करते हैं सॉल्व करना शुरू करते हैं। फोर्स इक्वल टू दिया हुआ है क्यू और वेक्टर माने इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन तो पता है एक्स की तरफ नहीं दिया हुआ है। सपोज करना, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप, एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस क्यू भी क्रॉस बी जे कैप। बोले नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर जे कैप। इन व्हाट डायरेक्शन, इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ व्हाट मिनिमम स्पीड
शुड अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बी सेंट, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को किस डायरेक्शन में फेंकें और कितना स्पीड से फेंकें। क्वेश्चन कर रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसको किस डायरेक्शन में फेंकें और कितना स्पीड से फेंकें, कितना मिनिमम स्पीड से फेंकें ताकि उस पर नेट फोर्स कितना लगे, जीरो। तो फोर्स क्या है, जीरो। क्वेश्चन कर रहा है कि नेट फोर्स उस पर जीरो लग रहा है, फोर्स को कर दिए जीरो, फोर्स क्या कर दिए, जीरो। तो बाकी फोर्स तो जीरो हो ही गया है, तो हम क्या करते हैं, लिख दो बाकी Q इलेक्ट्रिक फील्ड I कैप प्लस Q वेलोसिटी V क्रॉस मैंने वेक्टर B J कैप, ऐसे कर देते हैं। माइनस Q, इसको इधर ले आते हैं, माइनस Q इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है, I कैप प्लस नहीं इक्वल टू Q वेलोसिटी मैंने एक वेक्टर है क्रॉस वेक्टर B J कैप। अच्छा देखिए तो क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन क्या था कि किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को माने किस डायरेक्शन में फेंका जाए, किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को किस डायरेक्शन में फेंका जाए, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है। अच्छा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और कितना वेलोसिटी से फेंक रहे हैं वो भी बताना है ताकि उस पर फोर्स कितना लगे, जीरो। फोर्स तो कर ही दिए थे जीरो। अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता है I कैप, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है J कैप, और हमको पूछ रहा है इसका डायरेक्शन, हमको पूछ रहा है इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन पूछ रहा है, वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो दिमाग लगाइए कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। हम V क्रॉस B करेंगे, V क्रॉस B करेंगे, मैंने ऐसे सोचिए ना कि मतलब यहाँ पर I कैप आना चाहिए, यहाँ पर क्या ऐसा चीज़ पुट करें, मैंने क्या पुट करें कि मैंने इतना क्रॉस J कैप इक्वल टू I कैप होना चाहिए। तो दिमाग लगाइए, तो I कैप नहीं माइनस I कैप आना चाहिए, माइनस I कैप नहीं माइनस है, माइनस I कैप आना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा K कैप क्रॉस J कैप, अगर करेंगे उल्टा है K कैप क्रॉस J कैप तो होता है माइनस I कैप, तो यहाँ पर हो जाएगा K कैप नहीं होता है K कैप क्रॉस J कैप माइनस I कैप। अच्छा इसका मतलब ये पता लग गया कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को किस डायरेक्शन में फेंकना है, K कैप मतलब कि जेड एक्सिस की तरफ। तो डायरेक्शन तो पता लग ही गया है, डायरेक्शन लिख दीजिए अलोंग द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस की तरफ फेंकना है, पहला तो हो गया जेड एक्सिस की तरफ। अब कितना वेलोसिटी से फेंकना है, E निकालना है। Q से Q तो कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का बाकी अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करते हैं तो E यहाँ हो जाएगा क्या, V, और यहाँ हो जाएगा क्या, B, सही है। तो नहीं हो जाएगा V इक्वल टू E बटा बी, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मैग्नेटिक फील्ड। तो यही आंसर है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से भागा देंगे ना, तो जो भी आएगा वही इसका वेलोसिटी, उतना वेलोसिटी से हमको फेंकना होगा ताकि नेट फोर्स उस पर क्या लगे, चार्ज पर नेट फोर्स क्या लगे, जीरो। बहुत सारा बच्चा को लग रहा होगा चार्ज से चार्ज कैसे काट दिए, कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये तो कट ही जाएगा। बाकी अगर गुना करते भी हैं, बहुत सारा बच्चा को लग रहा है कि ऐसे लिख दिए आप V क्रॉस B, इसको गुना करिए, तो गुना करो, वेक्टर V का मैग्नीट्यूड, वेक्टर V का मैग्नीट्यूड V, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड B, K कैप और J कैप के बीच का एंगल कितना है, तो 90, तो हम लिखेंगे साइन 90, ये नहीं लिखेंगे V B साइन 90, साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1, तो 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, साइन 90 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V और गुना में B है, B गुना में, ऐसे लिखे ना तो था ज़्यादा लगेगा VB, तो V इक्वल टू E बटा B। तो इतना वेलोसिटी हो गया और डायरेक्शन अलोंग द जेड एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस। ये आपका क्वेश्चन हो गया 20। ये क्वेश्चन एससी वर्मा का था, क्वेश्चन नंबर एससी वर्मा में 17 या 18 होगा, याद नहीं है, लेकिन 18 नंबर क्वेश्चन शायद है। ये क्वेश्चन जो लास्ट का है 20 नंबर, एससी वर्मा से उठा लिया हम। बाकी जो क्वेश्चन है इधर उधर का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जाकर रिवीजन करें। वेक्टर का और भी क्वेश्चन होगा,
वेक्टर का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं हुआ, 20 ही क्वेश्चन है अभी। एक वीडियो और हम डालेंगे जिसमें सिर्फ वेक्टर का क्वेश्चंस होगा। ऐसे बाकी एससी वर्मा आप बना सकते हैं, इसका सोल्यूशन है मतलब चैनल पे। तो एससी वर्मा का अगर जो बच्चा वेक्टर बना रहा है तो उसका वीडियो देख सकते हैं सोल्यूशन का। बाकी आपको 20 क्वेश्चन यहाँ करवाएं, कुछ क्वेश्चन और थ्योरी के समय कराए होंगे, कुछ क्वेश्चन और करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।